Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss how variations lead to evolution. So let's move to the board. So dear students, variations lead to evolution यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पहले हम उसको डिफाइन करते चलते हैं जो कि इसी से रेलेवेंट है। तो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर वेरिएशंस को डिस्कस किया डियर स्टूडेंट्स। वेरिएशंस उसकी डेफिनेशन और फिर उसके बाद उसकी वेरिएशन की सोर्सेज और फिर उसके बाद वेरिएशन की टाइप्स। अब हम अगले इसी को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि जो बेसिक ये टॉपिक था दैट वाज वेरिएशंस एंड एवोल्यूशन, तो ये आपस में इंटरलिंक टॉपिक है। तो वेरिएशन वाला टॉपिक मुकम्मल हुआ हमारा। अब उसी से आगे कंटिन्यू कर जो वेरिएशंस होती हैं उसी से एवोल्यूशन होती है। दैट वाज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ नेचुरलिस्ट्स। सो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन जिसको कहते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। सो ये है क्या चीज़, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इट रेफर्स to the change of characteristics means traits of a population or species over the course of generations. So that is the definition of biological evolution, और जिसको हम कहते हैं organic evolution. So it refers to the change of characteristics. इसमें change क्या हो रहा है? Characteristics, जो खुसूसियात होती हैं, जो हमारे अंदर ट्रेड्स होती हैं, उनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं ये इनहेरिटेबल होते हैं, मतलब कि अगली नस्लों में मुंतकिल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है दैट इज पॉपुलेशन लेवल और स्पीशी लेवल, यानी कि यहाँ पर पॉपुलेशन लेवल के ऊपर मेजर बात हो रही है कि पॉपुलेशन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स का चेंज हो जाना। सो डियर स्टूडेंट्स जो पॉपुलेशन के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर चेंजिंग आती है वो सडन नहीं होती है। इट टेक्स centuries, it takes hundred of years to continue, तो उसमें चेंजेस आने में वक्त लगता है। इसीलिए इसी के आगे कंटिन्यू है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं पॉपुलेशन के अंदर ओवर द कोर्स ऑफ जनरेशंस, नस्ल दर नस्ल चलता जाएगा और फिर कहीं जाकर कई नस्लों के बाद उनके अंदर वो कैरेक्टर्स जो हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं बायोलॉजिकल एवोल्यूशन या इसे कहते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक अपने पॉइंट क्लियर कट जो है उसको समझना है कि द एवोल्यूशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट कंसर्न्ड at individual level। मतलब ये कि अगर मेरे अंदर कोई ट्रेड चेंज हो रहा है तो उससे वो वेरिएशंस जो मेरे अंदर आ रही हैं, लेट्स सपोज कि कोई किसी भी तरह की कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मेरे अंदर चेंज हो रहे हैं,
तो वो आगे पॉपुलेशन में ट्रांसमिट आसानी से नहीं हो जाएंगे। वेरिएशंस से जो एवोल्यूशन हुई है उसमें नस्ल दर नस्ल चलना पड़ता है, इन ट्रेड्स को चेंज होने में टाइम लगता है, जनरेशन्स का ये कोर्स है, और इसमें इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हम बात नहीं करते। जो इंडिविजुअल लेवल के अंदर चेंजेस आ रही हैं वो मेरी ज़ात तक है, वो मेरी हद तक है, लेकिन वो आगे पॉपुलेशन के अंदर ट्रांसमिट नहीं हो रही हैं। सो ये आपने डिफरेंस इसमें रखना है, याद रखना है कि हम जब एवोल्यूशन की बात करते हैं यानी इर्तिका के अमल की बात करते हैं जिसमें सिंप्लिसिटी से लेकर कम्प्लेक्सिटी की तरफ जो मूव किया जाता है, तो उसमें जो चेंजेस आ रही होती हैं दे आर एट द लेवल ऑफ स्पीशीज और एट द लेवल ऑफ पॉपुलेशंस, नॉट एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। डियर स्टूडेंट्स, जो वेरिएशंस हैं ये दे लीड टू एवोल्यूशन, एंड द एवोल्यूशन ये दो प्रोसेसेस से होती है। इसके जो प्रोसेसेस, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। द प्रोसेसेस ऑफ एवोल्यूशन। सो दो प्रोसेसेस हैं डियर स्टूडेंट्स। नंबर वन इज द alternation of genetic characteristics which we called as traits of a type in organisms over time, and number two is the formation of types of organisms from single type. मीन्स के जो अल्टरनेशन हो रही है जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर वो एक टाइप के अंदर हो रही हैं ऑर्गेनिजम्स में, इट अकर्स एट ओवर द टाइम, मतलब कि उसमें वक्त लग रहा है। तो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो चेंजेस आती जा रही हैं, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म नहीं लिखा बल्कि ऑर्गेनिजम्स लिखा गया है, मतलब कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिलकर क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन। तो एक पॉपुलेशन के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यानी जो ट्रेड्स, यहाँ पर जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने का मतलब यह है कि दैट दे आर प्रेजेंट ऑन द जीन्स एंड दे आर इनहेरिटेबल, वो इनहेरिट हो सकते हैं। सो उनके अंदर जो अल्टरनेशंस होती हैं, अल्टरनेशन मीन्स चेंजेस, जो चेंजेस आएंगी वो रिक्वायर करेंगी अ टाइम, दे विल पास ओवर अ टाइम। और दूसरी चीज़ दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अ सिंगल टाइप, कि एक टाइप के ऑर्गेनिज्म से मुख्तलिफ और टाइप्स बन जाना। जैसे कि एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आजकल प्रेजेंटली देखें अगर, आपने वो कोरोना के बारे में सुना होगा। तो कोरोना की पहली लहर आई थी, द फर्स्ट वेव, तो उसमें जो उसका जेनेटिक सेटअप कुछ और था, फिर उसके बाद दूसरी लहर आई, फिर तीसरी लहर आई, फिर चौथी लहर आई, फिर पांचवीं। तो जैसे जैसे वो टाइम गुजरता चला गया तो उस एक टाइप से कई टाइप्स के उसके वेरिएंट्स निकल आए। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? तो उसमें दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अ सिंगल टाइप। एक ही टाइप से बहुत सारे उसके आगे टाइप्स निकलना शुरू हो गई। जिस तरह से मैंने एग्जांपल दी आपको इसमें जो कोरोना वायरस की। आया सिंगल वायरस था और आगे अब ये मुख्तलिफ टाइप्स में बट गया। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, जो एवोल्यूशन है इसकी जो कहानी स्टार्ट होती है, एक्चुअली देयर वाज अ साइंटिस्ट जो सबसे पहला हिंट दिया था, दैट वाज C.G. बुफॉन। ये MCQs में आपसे पूछा जा सकता है। He gave
द हिंट ऑफ एवोल्यूशन। और इसी का कंट्रीमैन यानी कि इसी के मुल्क का एक और साइंटिस्ट है, हिज नेम वाज जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। Jean Baptiste de Lamarck. He gave the mechanism of evolution. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, उसने जो मैकेनिज्म बताया था उसमें बहुत सारी कुछ लॉजिकल जो उसने लॉजिक्स बताने की कोशिश की थी वो एक्सेप्ट नहीं हो पाए, तो इस वजह से उसका जो मैकेनिज्म है उसको बाद में रद्द कर दिया गया। जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, फिर आगे चलते हैं। लेमार्क ने ये कहा था कि जो कैरेक्टर्स एक्वायर होते हैं, द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, दे कैन बी ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशंस। मतलब कि जो कैरेक्टरिस्टिक आपने एक्वायर किए हैं वो आपकी अगली नस्ल में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। लेट्स सपोज के मैं अगर बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, मैं डोले शोले बना लेता हूँ, मैं अपने मसल्स बिल्टअप कर लेता हूँ, तो ये मैंने एक एक्वायर किया है, ये मैंने खुद से बनाए हैं अपने मेहनत करके, पहले से नहीं थे मेरे अंदर। सो आई हैव एक्वायर्ड दिस चेंज, मेरे मसल्स बिल्टअप हो गए। लेकिन अगर यही कैरेक्टरिस्टिक्स मेरी औलाद के अंदर चला जाएं, सो दिस इज़ नॉट द ट्रूथ। और आपको भी पता है कि बॉडी बिल्डर्स के बच्चे के यहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं, क्या वो बॉडी बिल्डर्स पैदा होते हैं? नो, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग जो है ये मेरे सोमैटिक सेल्स तक रिलेटेड है। ये मेरे मसल्स जो हैं, यानी कि यहाँ पर बाइसेप्स, ट्राइसेप्स या किसी भी तरह के जो सेल्स हैं ये मेरी बॉडी के, दे आर कॉल्ड एज सोमैटिक सेल्स। और डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे ये बताएं कि क्या जो बच्चा बनता है यानी ज़ायगोट बनता है वो सोमैटिक सेल से बनता है कि जर्म लाइन सेल से, यानी कि गैमीट से? सो द बेबी इज फॉर्म्ड फ्रॉम द गैमीट सेल्स। तो जो चेंजेस गैमीट सेल्स में आ सकती हैं वही ट्रांसफ़र हो सकती हैं। मीन्स कि गैमीट्स के अंदर कोई चेंजेस आएंगी तो ही अगली नस्ल में ट्रांसफ़र हो सकती हैं। जो सोमैटिक सेल्स के अंदर जो भी आपने करेक्टर एक्वायर किया वो आगे ट्रांसमिट नहीं हो सकता। ये जो मैकेनिज्म था ये बेसिकली दैट वाज द आइडिया ऑफ लेमार्क विच वाज रिजेक्टेड, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। फिर जब भी डियर स्टूडेंट्स एवोल्यूशन का नाम आता है तो आपके जहन में एक नाम तो ज़रूर आता होगा, दैट इज चार्ल्स डार्विन। सो डियर स्टूडेंट्स, चार्ल्स डार्विन, जब भी एवोल्यूशन की बात होती है तो सबसे प्रोमिनेंट नाम इसका है। इसने बेसिकली इस पर काफ़ी ज़्यादा काम किया। इसने एक सफ़र शुरू किया, उसमें बहुत सारे अपने हम हयाल जो हैं यानी कि इसके लाइक माइंडेड जो साइंटिस्ट थे उनको इकट्ठा किया इन अ शिप। वो शिप का नाम था हिज मेजेस्टीज शिप HMS and he started a voyage, उसे कहते हैं voyage of beagle, एक सफ़र शुरू किया। और इस शिप के ज़रिए वो उस दुनिया के बहुत सारे जजीरों पे किया और वहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह के इसने जो स्पीशीज़ हैं उनके सैम्पल्स इकट्ठे किए, प्लांट्स के भी और एनिमल्स के, मीन्स के फ्लोरा एज वेल एज फौना, इन दोनों के सैम्पल्स को इकट्ठे करता था, उनको रिकॉर्ड करता था और उनके अंदर जो वेरिएशंस थी, जो डिफरेंसेस थे, उसको रिकॉर्ड भी करता था। फिर इसने 18 सेंचुरी के अंदर इन 1830s अप्रॉक्सीमेटली इन 1838 इसने पहली अपनी जो थ्योरी थी वो पेश की, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और ये जो थ्योरी उसने पेश की थी, ये 5 साल जो इस शिप के ऊपर ये सफ़र करता रहा और वहाँ से सैंपल करता रहा, वो इसके बाद थी। आफ्टर 5 years ऑफ वॉयज, 5 साल उस सफ़र के बाद आकर उसने एक थ्योरी क्रिएट की। उस थ्योरी का नाम रखा था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और फिर
इसके बाद उसने अपनी एक बुक भी पब्लिश की थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। by means of natural selection. So that was his book जो उसने पब्लिश की। That was the theory जो उसने आते साथ ही प्रेजेंट की आफ्टर 5 years ऑफ द वॉयज। लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे जो मैकेनिज़म्स इसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की डार्विन ने, तो वो उस वक्त के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसके हवाले से अपोज किया कि जो आप मैकेनिज़्म पेश करने की कोशिश कर रहे हैं ये कोई लॉजिक नहीं, कोई लॉजिक सेंस नहीं बन रही। फिर डियर स्टूडेंट्स 1920 एंड 1930s में, यानी कि इसके लेट 1920 एंड अर्ली 1930s के अंदर उसने दोबारा से इसके ऊपर एक काम किया और उसमें इसने एक बुक लिखी बाय द नेम ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। और उसमें अब अपने जो कॉन्सेप्ट्स जिसकी वजह से उसके ऊपर जो एलिगेशंस लगे थे उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की। और इसमें उसने डार्विनिज्म यानी द वर्क ऑफ डार्विन प्लस मेंडलिज्म, जो मेंडल ने काम किया था जेनेटिक्स के ऊपर और जो डार्विन ने काम किया थ्योरी के ऊपर, इन दोनों को रिकंसाइल किया। ही रिकंसाइल्ड द वर्क। उसकी क्या रीज़न थी? क्योंकि इस दिहाई के अंदर यानी 1920s और 30s के दौरान एक नई जो ब्रांच आ चुकी थी, दैट वाज पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो इसकी भी मदद ली गई और बहुत सारी और जो साइंस की ब्रांचेस हैं, स्पेशली बायो की ब्रांचेस, जिसमें बायोजियोग्राफी और जेनेटिक्स, इन सब पॉपुलेशन जेनेटिक्स, इनकी मदद से फिर इन दोनों के आइडियाज़ को रिकंसाइल किया गया और एक नई थ्योरी जो है वो उसको पेश किया गया, जिसको नियो डार्विनिज्म भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नियो डार्विनिज्म। तो फिर जाकर इसकी आगे वो 1944 के अंदर वो जो सी बुक थी द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के नाम से वो छपी और फिर वो काफ़ी हद तक आज भी जो है वो मशहूर है इस हवाले से। सो डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज़, ये जिनसे सारे आइडियाज़ आपको बताया ये सारे एवोल्यूशन के आइडियाज़ हैं, लेकिन देयर इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जो कि इसके अगेंस्ट है, इन आइडियाज़ के अगेंस्ट है। उन्हें कहा जाता है एंटी एवोल्यूशन आइडियाज़। और जो साइंटिस्ट एवोल्यूशन पे बिलीव नहीं करते वो अपनी एक थ्योरी पेश करते हैं विच इज़ कॉल्ड एज द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अकॉर्डिंग टू देम, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के हिसाब से उनका ये मानना है इन साइंटिस्ट का कि दुनिया में मौजूद जितनी भी स्पीशीज़ हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ये आज की डेट में एज इट इज़ पहले दिन से ही हैं। मीन्स कि इनके अंदर कोई ऐसी एवोल्यूशनरी चेंज नहीं आई, मतलब कि हम बंदर से इंसान नहीं बन के, बल्कि जो हमारी क्रिएशन हुई है वो एज इट इज़ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हुई है। सो ऐसे साइंटिस्ट को कहा जाता है दे आर कॉल्ड एज क्रिएशनिस्ट्स, या उनको कहते हैं इनकी जो थ्योरी जिसके ऊपर वो बिलीव करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, एंड आई आल्सो डू बिलीव इन दैम। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने अपना रोल प्ले किया एवोल्यूशन को आगे लेकर जाने में। पहले बूफॉन, फिर उसके बाद लैमार्क और फिर उसके बाद चार्ल्स डार्विन। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और उसमें डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। अंटिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।